Memory management in operating system. Memory management in operating system is what? It is a kind of method or it is a kind of functionality to manage the various kind of memories. Means in our laptop, in our system, there are a lot of different types of memories available. Like we are having RAM, we are having hard disk, we are having registers. So how we can manage all the memory resources in a more and more efficient manner, this is the functionality of the operating system. So I have written a single line, that method of managing the primary memory. Why I have written the primary memory? Because out of all the types of memories, the majority of the memory is what? The RAM. Means we have to concentrate more on the RAM. मतलब हमारा जो है system, how it actually works. Let's see with a simple diagram. CPU. The purpose of CPU is what? To execute the instruction, to execute the program. So program is what? A collection of instruction. तो एक एक करके instruction को execute करना है. Who does this? CPU. So CPU, it is generally directly connected with the registers as well as cache memory. CPU directly connected with the register and cache, and it is also connected with the RAM, which is also known as primary memory, and RAM is generally connected with the secondary memory. So we will see the hierarchy in the future videos कि how the system is actually, how the memories are connected with each other. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. But the concept is what? कि CPU एक एक करके execute करता है instructions को, and CPU generally किससे connected होता है? Register से, cache से and RAM से. There is a direct connection. But secondary memory is not connected directly with the CPU. The reason is what? Speed. Because secondary memory is very slow, CPU is very fast. तो इसीलिए हम जनरली उनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से हम बीच में फास्टर मेमोरीज लगाते हैं, दैट इज रजिस्टर, कैश एंड रैम. नाउ देयर इज अ फंड ऑफ साइज कि यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर का कुछ साइज है, कैश का कुछ साइज है, रैम का कुछ साइज है. बट लाइक वी आर हैविंग अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द रैम. यहाँ पे अगर मैं रैम के साइज को अगर इंक्रीज करता हूँ तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम. मतलब रैम, कैश और रजिस्टर, अगर इन तीनों में से किसी के साइज को भी, मतलब अगर मैं ज़्यादा रजिस्टर लगाऊंगा अपने सिस्टम में, ज़्यादा कैश लगाऊंगा या ज़्यादा रैम इंक्रीज करूंगा, तो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो गेट हायर. तो अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रही है तो वो हो सकता है कि नॉर्मल यूज़र के बजट से बाहर हो जाएगा. तो इसीलिए जनरली जो भी मार्केट में लैपटॉप्स या कंप्यूटर परचेज करते हैं हम, उनमें लिमिटेड लाइक 4GB रैम इज़ देयर, नाउ 8GB रैम, 16GB रैम तक अब आ रही है, बट प्राइमरली द वैल्यू वाज लेस. तो द फंडा इज़ व्हाट कि हम यहाँ पे रैम के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज सेकेंडरी मेमोरी में तकरीबन सारे प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोसेसेस या हम जनरली वी कॉल programs, all the programs are available in the secondary memory. सारे के सारे प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल है, जिनको एग्जीक्यूट करना है, जिनको अभी एग्जीक्यूट करना है. सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन सीपीयू इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कैसे करेगा? उसके लिए सीपीयू को प्रोसेसेस मुझे यहां पे लाने पड़ेंगे. सीपीयू के लिए मुझे प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी से उठा के रैम के अंदर लाने पड़ेंगे, सो दैट सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्रोसेसेस एंड इट कैन एग्जीक्यूट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जितने भी प्रोग्राम्स, लाइक हम सी में प्रोग्राम बनाते हैं, C++ में जितने भी हम नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाते हैं, द प्रोग्राम्स आर सिटिंग आइडल इन द सेकेंडरी मेमोरी. क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है, तो वहां पे जितने ज्यादा प्रोग्राम्स आप एकोमोडेट कर सकते हो उतने कर दो. अब इन प्रोग्राम्स को जब आपको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू की जरूरत है. और सीपीयू एग्जीक्यूट कैसे करेगा? सीपीयू तो कनेक्टेड है ही नहीं सेकेंडरी मेमोरी से. तो यानी हमें उन प्रोग्राम्स को उठा के कहां पे लाना पड़ेगा? रैम के अंदर लाना पड़ेगा, सो दैट सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द
रैम। और रैम में ही क्यों लाना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन ऑल्सो यूज कैश एंड रजिस्टर, बट रजिस्टर एंड कैश का साइज तो रैम से भी बहुत कम है। हमारे लैपटॉप्स में जनरली जो रजिस्टर्स आते हैं दे आर इन द केबीज, किलोबाइट्स, तो वो तो बहुत छोटा साइज है। ऑल्दो दे आर वेरी फास्ट बट द साइज इज वेरी लेस। तो जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स रिमूव दिस हायरार्की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर एंड कैश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब डायरेक्टली इसकी। तो यानी जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस सेकेंडरी मेमोरी में पड़े हैं, वी नीड टू स्वैप इन ऑल दिस प्रोसेसेस, मतलब उन प्रोसेसेस को हमें यहाँ पे रैम के अंदर लाना पड़ेगा। जब वो प्रोसेस रैम के अंदर आ जाएगा, नाउ सीपीयू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्रोसेस और उसको एक एक करके वो एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। व्हाट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सेज, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स whenever we are keeping the programs in the secondary memory, और जब हम उस प्रोग्राम को रैम के अंदर ला रहे हैं, तो एक प्रोग्राम को रैम के अंदर मत लाओ, एक से ज्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लाने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड द मल्टी प्रोग्रामिंग। नाम से ही पता लग रहा है मल्टीपल प्रोग्राम्स। मल्टीपल प्रोग्राम्स क्यों, वाई देयर इज अ नीड, कि हम ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे लाइन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को या प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लाओ, सो दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट देम। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को लाने से फायदा क्या है, द एडवांटेज इज कि जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी उतना ही सीपीयू का यूटिलाइजेशन हाई होगा। अगर एक सिंपल से एग्जांपल से समझे, लेट्स से कि अगर मैं P1 प्रोसेस को रैम के अंदर लाता हूं, एक प्रोसेस को लाया, मैं सिर्फ एक प्रोसेस को रैम के अंदर लाया, सीपीयू ने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, एग्जीक्यूट कर रहा है। एज वी ऑलरेडी नो, ईच प्रोसेस कैन हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज अ सीपीयू, वन इज अ आईओ। मींस अ प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूट। कैसे एग्जीक्यूट होता है, या तो उसको कुछ टाइम सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और हो सकता है कि वो प्रोसेस बीच में इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करे, मतलब उसको कोई प्रिंटर को स्कैन करना है, या प्रिंटर को या स्कैनर को यूज करना है, या किसी पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है सेकेंडरी मेमोरी से, तो हो सकता है वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करे। तो जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करता है तो सीपीयू उस टाइम पे उसको फ्री कर देता है, मतलब कि ठीक है ब्लॉक हो जा और वहां पे जाके तू स्टार्ट कर दे इनपुट आउटपुट को यूज करना। तो लेट्स से कि P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, CPU इज एग्जीक्यूटिंग P1, CPU इज एग्जीक्यूटिंग दिस P1, एंड इन बिटवीन P1 ने बोला कि आई वांट टू डू सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इफ आई वांट टू डू सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, P1 अगर ये चीज बोल रहा है तो CPU क्या बोलेगा कि ठीक है, ओके यू कैन डू द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब CPU से वो प्रोसेस चला गया, तो उस टाइम पे फिर वो CPU क्या एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU उस टाइम पे फ्री है, क्योंकि P1 प्रोसेस यहां से निकल गया, रैम से निकल गया, और वो इनपुट आउटपुट का काम कर रहा है। इनपुट आउटपुट का जब वो काम कर रहा है तो CPU उस टाइम पे P1 को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो यानी वी कैन से CPU विल सिट आइडल, CPU वहां पे खाली बैठ जाएगा, और यही हमने नहीं करना। अगर CPU खाली बैठा है तो यानी ऑब्वियसली एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम विल बी डाउन, परफॉर्मेंस विल बी डाउन, और इस चीज को हमें डाउन नहीं होने देना। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कीप मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रैम, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप ला सकते हो, ट्राई टू कीप इन द रैम, सो दैट सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई हो। मतलब सीपीयू की यूटिलाइजेशन जब हाई होगी ज्यादा, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। फॉर मोर डिटेल लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल। इसको हम एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं, आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेट्स से आई एम हैविंग रैम ऑफ साइज 4 MB. Let's say I am having RAM of size 4 MB and there is one process size is also 4 MB. RAM size is 4 MB, process size is 4 MB.
नाउ हाउ मेनी प्रोसेसेस कैन बी देयर इन द रैम? सिंपल 1, because what is the RAM size? 4 MB, and what is the process size? 4 MB, so it will be 1. So how many number of processes can come in the RAM? There is only one process that can come. तो let's say कि RAM के अंदर process P1 आ गया. Now there is a probability that process will go for the input output operation. Let's say there is a probability K. K is the probability, or we can say K is the time, amount of time that a process will do input output operation. K, time for input output operation. A process will take K amount of time to do the input output operation. So अगर वो total time में से K टाइम तक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है, देन सीपीयू पे कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है? वो सीपीयू के लिए इट विल एग्जीक्यूट फॉर 1 माइनस K टाइम. एज वी ऑलरेडी नो कि एक प्रोसेस दो ही काम करता है, या तो वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उसको, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो एक प्रोसेस चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इन बिटवीन वो कह रहा है कि आई वांट टू डू सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. तो ठीक है, वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए चला जाएगा, तो उस टाइम पे सीपीयू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो वही हमने यहाँ पे लिया कि लेट्स से कि K अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई भी प्रोसेस, यही P1 प्रोसेस ही ले लो कि P1 प्रोसेस K अमाउंट ऑफ टाइम के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. तो अगर K अमाउंट के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो CPU यूटिलाइजेशन कितनी होगी? यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन इज 1 माइनस K, 1 माइनस K, क्योंकि टोटल में से K माइनस कर दिए, दैट इज 1 माइनस K. नाउ लेट्स से दिस K अमाउंट ऑफ टाइम इज लेट्स से 70%, मींस टोटल टाइम में से 70% ऑफ द टाइम वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है, तो बाकी का 1 माइनस K दैट इज 30% वो क्या कर रहा है? CPU के ऊपर परफॉर्म कर रहा है. मतलब 70% वो इनपुट आउटपुट कर रहा है, तो यानी 1 माइनस 70%, you can simply 1 is 100%, so 100% minus 70 it will be 30%. so 30% वो क्या परफॉर्म कर रहा है? यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन, मतलब CPU को यूज कर रहा है. सो चेक व्हाट इज द यूटिलाइजेशन. यहाँ पे कितनी यूटिलाइजेशन आई है CPU की? ओनली 30%. क्यों? द रीजन बिकॉज देयर वाज ओनली वन प्रोसेस. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ द रैम. लेट्स से कि अब रैम का साइज 8 MB ले लेते हैं, 8 MB. प्रोसेस साइज इज सेम, प्रोसेस इज स्टिल 4 MB. सो एक प्रोसेस का साइज 4 MB है, रैम का साइज 8 MB है. नंबर ऑफ प्रोसेसेस that can come in the RAM, that can accommodate in the RAM, it will be 2. 8 MB divided by 4 MB, it will be 2. So now we can say 2 number of processes can come in the RAM. Now वही सेम चीज कि अगर एक प्रोसेस K amount of time, सिंगल वन प्रोसेस K amount of time क्या कर रहा है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. एक प्रोसेस अगर K अमाउंट ऑफ टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां पे मेरे पास कितने हो गए? 2K हो गए. तो यानी टोटल टाइम कितना हो गया? K स्क्वायर. सो व्हाट इज द टोटल टाइम? K स्क्वायर टाइम तक वो प्रोसेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. देन व्हाट विल बी द CPU यूटिलाइजेशन? CPU यूटिलाइजेशन विल बी 1 माइनस K स्क्वायर. पहले यहाँ पे सिर्फ सिंगल था बिकॉज एक ही प्रोसेस था, इसीलिए तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या है? K अमाउंट ऑफ टाइम के लिए. यहाँ पे इनपुट आउटपुट क्या हो गया? K स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, दोनों K अमाउंट ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं. सो K इंटू K इट विल बी K स्क्वायर विल बी द टोटल टाइम यूज्ड फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. तो इनपुट आउटपुट के लिए अगर K स्क्वायर है तो CPU यूटिलाइजेशन के लिए कितना हुआ? 1 माइनस K स्क्वायर. और K की वैल्यू हमने ली है लेट्स से 70%, वो क्या कर रहा है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. तो CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे कितनी होगी? 1 माइनस
let's say 7.7 square, which is equal to near about 76%, approximately 76%. So see the difference. When there was only one process, the utilization was only 30%. Now I just increase the size of the RAM, CPU utilization is increased by a huge amount of time, that is 76%. Let's say again increase, again we increase the size. Now let's say the RAM is 16 MB and the process is still 4 MB. Process still 4 MB, RAM is 16 MB. Now how many number of processes? Number of processes will be 4. How many number of processes can accommodate in the RAM? Will be 4. तो 4 processes अब RAM के अंदर accommodate हो सकते हैं. तो same we are doing, if K is the amount of time that one process is doing in the input output operation, K अमाउंट ऑफ टाइम तक एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बोले कि लेट्स से all 4 are doing the input output operation at same time, what is the probability that all the 4 operations are doing the input output operations at same time? The total will be K की power 4. Then what will be the CPU utilization? CPU utilization will be 1 minus K4 and K value we have already taken as 70% कि total time में से वो 70% of the time इनपुट आउटपुट करता है. तो यानी चारों अगर एक ही टाइम पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो द टाइम विल बी K की पावर 4. तो CPU यूटिलाइजेशन क्या हो गया? 1 माइनस K की पावर 4. तो इफ यू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू K दैट इज 70%, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा नियर अबाउट 93%. अप्रोक्सीमेटली इट विल कम 93 और मे बी 94% के अराउंड the result will come. You can simply substitute the value and you can find out. It will be 93 or approximately 94 भी we can say 93 point something. So let's say approximately it is 94. It was also approximate 76. So let's say approximate it is 94. See, what is the point? Point is कि whenever we increase the size of RAM, the CPU utilization is increased. तो यानी अगर मैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दूं, और यू कैन से द नंबर ऑफ प्रोसेसेस हाई कैसे होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने थे? 1. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस 2. यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4. लेकिन ये 4 कैसे हुए? 4 को एकोमोडेट तो तभी कर सकते हैं अगर रैम का साइज मेरा ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे 2 पॉइंट है. पहले तो हमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस को बढ़ाना है. नंबर ऑफ प्रोसेसेस को बढ़ाने के लिए, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए मेरे को रैम का साइज बढ़ाना पड़ेगा. और रैम का साइज हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एकोमोडेट हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एकोमोडेट होंगे तो CPU यूटिलाइजेशन हाई होगी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर मैं मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर मैं n तक ले जाता हूँ, मतलब लेट्स से 1 माइनस K की पावर n तक अगर उसको ले जाता हूँ, तो द वैल्यू विल कम नियर अबाउट 100%. मतलब CPU यूटिलाइजेशन मेरी 100% तक आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ इंक्रीजिंग अप टू 94%. अब आप चाहे करना चाहो तो आप 32 MB कर सकते हो, रैम का साइज 32 MB तक ले जाना, और उसके बाद नंबर प्रोसेस का साइज तो फिक्स ही है, दैट इज 4 MB. तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी द यूटिलाइजेशन इज इंक्रीजिंग. सो मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जनरली वी से इन ऑल द थ्योरी we generally say कि degree of multi programming मतलब number of processes, more and more number of processes in the RAM. This is the only definition. लेकिन हम कैसे ला सकते हैं more and more number of processes को कैसे ला सकते हैं? उसके लिए मुझे RAM का साइज बढ़ाना पड़ेगा, और RAM का साइज जब मैंने बढ़ा दिया तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस वहाँ पे एकोमोडेट हो जाएंगे, और फिर CPU की यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. और अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जो है, एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो आप इजीली इसको यहाँ से भी जज कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक
मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या बोल रही है कि हमें ऑल्दो सारी मेमोरीज को मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी मेमोरीज को मैनेज करता है, लेकिन यहाँ पे किस मेमोरी की मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैम की। द रीज़न इज कि जितने भी मेरे प्रोसेसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी, which are present in the secondary memory, and this is my RAM and this is the CPU। तो जितने भी प्रोसेसेस सारे कहाँ पड़े हैं, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रैम के अंदर लाना, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंड, हमने तो कह दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को रैम के अंदर लाओ, तो इससे सीपीयू को और भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी और भी बढ़ गई। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी, एलोकेशन डी एलोकेशन, उसको और ज़्यादा एलोकेशन और डी एलोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस जब रैम के अंदर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन होएगी, और जब वो प्रोसेसेस वापस जाएंगे तो डी एलोकेशन विल बी देयर। और यहाँ पे सिक्योरिटी का फंडा भी यूज़ होगा। क्यों? बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोसेसेस हम रैम के अंदर लाएंगे तो हो सकता है कि एक या दो प्रोसेसेस हो सकता है आपस में इंटरफेयर हो जाए, मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपस में इंटरफेयर हो जाए। तो इस चीज़ का भी ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है कि नो, इस चीज़ का कोई भी, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम अकर नहीं होनी चाहिए। जितनी हमने, जितना साइज या जितनी मेमोरी एलोकेशन की है किसी प्रोसेस को, वो उतना ही स्पेस यूज़ करेगी, उससे ज़्यादा उसकी बाहर इंस्ट्रक्शन नहीं आ सकती। तो सिक्योरिटी का फंडा, एलोकेशन डी एलोकेशन, दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी मैनेजमेंट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम क्यों डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हम रिलेट करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट से। और यहाँ पे पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर लेके आना है। किस मेमोरी के अंदर? रैम के अंदर। लेकिन वो चैलेंज है, वो अपने आप में एक चैलेंज है। चैलेंज एक और सेंस में भी है, हो सकता है कि मैं एक प्रोसेस को पूरा ले आऊँ, एक पूरे प्रोसेस को उठा के रैम के अंदर ले आऊं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं प्रोसेस को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दूं और उसका कुछ पार्ट, जो पार्ट चाहिए वही पार्ट लेके आऊं। दैट विल बी सीन इन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन फर्दर। बट यस, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोसेस रैम के अंदर ले आए। बट लेट्स से कि 4 MB का एक प्रोसेस रैम के अंदर ले आए, तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 1 या 2 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट करनी थी। तो यार 1 या 2 इंस्ट्रक्शन तो बाइट में है, मतलब सीपीयू को सिर्फ 1 या 2 बाइट का डेटा चाहिए था, लेकिन मैं 4 MB का डेटा रैम के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए ले आया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी सिस्टम की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इतना डेटा आपको यहाँ से बसेस के थ्रू, द डेटा बस के थ्रू यू हैव टू ट्रेवल। तो ज़्यादा डेटा ट्रैवल करने के बजाय हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को जनरली हम डिवाइड कर देते हैं फ्रैक्शंस में, मल्टीपल ब्लॉक्स में, और हम कुछ प्रोसेसेस के ब्लॉक लाते हैं। लाइक P1 का एक ब्लॉक ले आए, P2 का दूसरा ब्लॉक ले आए, P3 का कोई और ब्लॉक ले आए, P4 प्रोसेस का कोई और ब्लॉक, P5 का कोई और ब्लॉक, P6 का, मतलब हम उनके ब्लॉक्स को रैम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। बट ये ब्लॉक्स को कैसे डिवाइड करते हैं एंड ऑल, दैट विल बी सीन इन द फर्दर वीडियोस ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट को आपस में रिलेट करते हैं, एंड व्हाई द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको कैसे अचीव करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रैम के साइज को इंक्रीज करो, और रैम के साइज को जब इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एकोमोडेट हो जाएंगे। और सीपीयू की यूटिलाइजेशन कैसे इंक्रीज होगी, आप इस एग्जांपल के थ्रू इजीली अब चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।